मेरा फोन कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बगैर परेशानी के मुझे बता दीजिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको ना हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक खास क्लास शुरू की जा चुकी है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर मौजूद है। मैं देख पा रहा हूँ क्लास के अंदर पंडित जी हैं और आपके मिश्रा भाई क्लास के अंतर्गत हैं, अविनाश भारत क्लास के अंतर्गत हैं, रोहन त्यागी त्रिपाठी क्लास के अंतर्गत हैं और बल्लू क्लास के अंतर्गत है। और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी जानते हैं कि रात के 10:30 बजे का मतलब ये होता है कि आपका एनटीपीसी का मॉक अब लाइव हो चुका है। रेगुलरली ये यहीं पर चलेगा और जो 300 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, आपने बोला था अपलोड हो जाएगी। अगर मैंने बोला था अपलोड हो जाएगी मतलब अपलोड हो जाएगी। क्या बात करो, छोटी टुच्ची बात मत करो मेरे सामने, क्या बात करो। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके खुद के अपने चैनल जीटाना जीएस के ऊपर, आपके खुद के अपने चैनल जीटाना जीएस के ऊपर अभी एक खास वीडियो आने वाली है। और वो वीडियो बेसिकली किस बारे में है? एनटीपीसी के मॉक के बारे में ही है भाई साहब। एनटीपीसी के जो टॉप 300 क्वेश्चन है ना, इसकी वीडियो भी आपकी आने वाली है और ये वीडियो आपकी कल आ जाएगी। ठीक है, चलो, और ये चैनल पे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आज के एनटीपीसी मॉक के बारे में। आज का जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी मॉक है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का मॉक जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। ये अब आपका रेगुलर चलेगा, ठीक है। ये डेली आपको देखने को मिलेगा, डेली नाइट में देखने को मिल जाएगा, डेली नाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, डेली नाइट एट 10:30। और ये 10:30 का टाइम इसलिए रखा गया, पूरे दिन में अपनी तैयारी करो ताबड़तोड़ तरीके से, जितनी अच्छी तैयारी तुमसे हो पाएगा पूरे दिन तैयारी करो। रात के टाइम आके मॉक लगाओ और फिर अपने आप पता लगाओ कि आपका लेवल क्या है। अगर लेवल का पता नहीं लगाया गया तो आप वैसे ही पहले ही गेम में आप फ्लॉप होकर हार जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप फ्लॉप होकर हार जाओ, ठीक है। लठ गाड़ दो भाई साहब। अब यहां समझिए मैटर क्या है। देखो, आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो 2025 का पैटर्न था, ठीक उसी पैटर्न पे टफ लेवल के सवाल हैं। आज के मॉक में जब आप स्कोर करो तो मुझे बता के जाना आपका स्कोर क्या रहा है। टोटल स्कोर मुझे बता के जाना आपका टोटल स्कोर क्या है। आपके सवाल जो है, आपके 40 क्वेश्चंस रखे गए हैं। 40 क्वेश्चंस में से आप बता के जाना कितने आप कर पाए हैं। ये मॉक ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही ताबड़तोड़ है, ठीक है। ये जो ग्रेजुएट के लिए है और ये दूसरी, ये सेम ही मौका आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, तो दोनों के लिए बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलरली आपका मॉक चलेगा रात को 10:30 बजे। हमें आप हर एक जगह यहां पर चाहिए। सुनील भाई, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल। देखो, जिस बच्चे ने लास्ट ईयर पेपर दिया है वो जानता है कि आज की डेट में जो सवाल आ रहे हैं ना पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट वाले सवालों से ही पहले ही पेपर की कमर तोड़ के चलते हैं। पहला सवाल आप बताइए, स्टेटमेंट क्या? भरतनाट्यम नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल है बेटा, आजकल वो लल्लू सवाल नहीं आते, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना। कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट होगी भाई, सारे चीजें होंगी, टेंशन फ्री रहो, हर एक चीज कराई जाएगी। जय भवानी। स्टार्ट कर रहे हैं। भरतनाट्यम शैली जो आपको देखने को मिलती है, कहां देखने को मिलती है? सब भरतनाट्यम शैली हमें देखने को मिल जाती है तमिलनाडु के अंदर। ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है भरतनाट्यम शैली, तमिलनाडु में। मूल रूप से तमिलनाडु की देवदासी परंपरा से विकसित हुई है। एग्जैक्ट है, जी हाँ। यह आपकी जो विकसित हुई है देवदासी परंपरा से स्टार्ट हुई है। पहले इसका नाम दासी अट्टम हुआ करता था। पहले इसका नाम दासी अट्टम हुआ करता था, फिर इसका नाम सादिर अट्टम हुआ और सादिर अट्टम के बाद सादिर अट्टम इसका नाम हुआ। उसके बाद इसका नाम ट्रांसफर किया जाता है कृष्णन अय्यर के द्वारा। कृष्ण अय्यर के द्वारा इसका नाम ट्रांसफर किया जाता है और कृष्ण अय्यर ने ही इनका नाम ट्रांसफर करके क्या किया? भरतनाट्यम। इन्होंने इसका नाम भरतनाट्यम रखा। तो लेवल ये है कुछ। अगर हम बात करते हैं, इसको दासी अट्टम, सादिर अट्टम, अग्नि नृत्य, ये सभी नाम इनको दिए जाते हैं। एक और स्पेसिफिक बात मैं इस नृत्य के बारे में बता दूं कि सर ये जो नृत्य आपको देखने को मिलता है ये एक हार्य नृत्य है और यह एक सांस्कृतिक नृत्य है और सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है, ठीक। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इस मंच कला के रूप में पुनर्जीवित किया। रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा, जी हाँ, इन्होंने इसको विकसित किया है। कला क्षेत्र शैली से बिलोंग करती है। देखो, इसके अंदर भी कला क्षेत्र जो शैली है
कला क्षेत्र शैली जो आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर आपके वजावुर, कला क्षेत्र, पाडनलूर, ये शैलियां देखने को मिलती हैं। ये आपके भरतनाट्यम के अंदर भी उपशैली है। आप सर्च करोगे ना कि आर्ट एंड कल्चर बाय जीत राणा, तो उसमें ये सब चीजें मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा रखी है। इसमें नृत्य और नाट्य तीनों तत्व शामिल होते हैं। जी हाँ, ये ऐसे बहुत कम नृत्यों में से है जिसमें तीनों जो आपके फैक्ट है वो शामिल होते हैं। तंजौर क्वाड ने इसको आधुनिक प्रस्तुति को संहिताबद्ध किया है, बिल्कुल किया है। अगर हम बात करते हैं तंजौर के अंदर जो आपका चिदम्बरम टेम्पल है, उसके ऊपर इसके चित्रण भी किया गया है। और तंजौर टेम्पल की ही दासियां जो होती थी इस नृत्य को करती थी। स्टेटमेंट है, सारे के सारे आपके स्टेटमेंट सही हैं। ये आप पहले सवाल से याद रखना। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल बताओ, आपको मैच द फॉलोइंग आपको करना है। मैच द फॉलोइंग आपको करना है, कुछ आपके मिलान है जो आपको करने हैं, कहां से रिलेट करते हैं इसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले मधुबनी बिहार से करेगा, पहले का दूसरा होना चाहिए। आपके दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। अब आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी कॉन्ट्रास्टिक कलर्स के लिए जानी जाती है, बिहार के लिए बड़ी फेमस है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कलमकारी। कलमकारी आपके कहां से रिलेट करता है सर? कलमकारी रिलेट करता है आंध्र प्रदेश से। वहां के रिचुअल्स के द्वारा डिजाइंड ये पिक्चर है, बड़ी फेमस होती है भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटचित्र। पटचित्र की अगर हम बात करते हैं, पटचित्र आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है, और पिछवाई जो देखने को मिलती है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। पिछवाई चित्रकला भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करती है। सवाल आ चुका, पिछवाई किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू वैष्णव धर्म। रिलेटेड किससे करता है? वैष्णव धर्म से रिलेट करता है, वैष्णव धर्म से। और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन है इसमें। श्री कृष्ण जी के बाल रूप का दर्शन है। श्री कृष्ण जी के बाल रूप का दर्शन इसमें किया गया है। बाल रूप का दर्शन है, बाल रूप दर्शन इसके अंतर्गत किया गया है। श्री कृष्ण जी का बाल रूप दर्शन इसमें किया जाता है। करेक्ट आंसर वुड बी ए। करेक्ट आंसर वुड बी ए। ठीक है, तो ये आपको ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल गया। बहुत बढ़िया लेवल के सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो। पटचित्र उड़ीसा में बनाई जाती है, ठीक है। पटोला गुजरात में बनाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना। सर, एक बच्चा पूछ रहा है जिसका नाम है आपका आफ्ताब ठाकुर, पूछ रहा है कि क्या सर भौकाल जारी है? जी हाँ, भौकाल आज भी जारी है, क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। लीजिए, तीसरे नंबर का सवाल ये रहा, फेंक के मारा है। कालिदास जी की कृति अभिज्ञान शकुंतलम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको सही देखने को नहीं मिलता? बहुत बढ़िया तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। एक ग्वाइथे नाम के एक पर्सन है जो जर्मन है। जर्मन ग्वाइथे ने बड़ी ज्यादा, जर्मन है एक पर्सन है जिनका नाम है ग्वाइथे। ग्वाइथे ग्वाइथे ने बड़ी इनकी प्रशंसा की है। ग्वाइथे ने बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी प्रशंसा की है। ये पूछा गया है कि किसने प्रशंसा की है, तो उसमें बताया जाता है जो जर्मन ग्वाइथे है उसके द्वारा ही बड़ी प्रशंसा की गई है। इसकी बात करते हैं। यह महाभारत की कथा पर आधारित है और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। परफेक्ट है, ये करेक्ट है। इसी के अंदर वो प्रेम संबंध बताए जाते हैं, जिसके बाद यह शुरू हुआ। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी शुरू हुई। आगे चलकर इन्हीं का पुत्र भरत होगा, भरत से ही भरतवंश चलेगा। भरतवंश के अंतर्गत ही पांडु धृतराष्ट्र होंगे, उन्हीं के बच्चे पांडव कौरव होंगे, उनमें ही युद्ध बचेगा। सर विलियम जोन्स ने 1789 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। देखो, बहुत बढ़िया लेवल की बात तो यह है कि इसके अंतर्गत यह सही है, करेक्ट है, स्टेटमेंट भी सही है। विलियम जोन्स ने 1789 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था और कहा था कि यह महाभारत का रूपांतरण है, उन्हें यह तक कहा था। और ग्वाइथे जो जर्मन है इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। यह मूल रूप से प्राकृत में नहीं थी, मूल रूप से संस्कृत में थी। ये मूल रूप से संस्कृत में थी, ना कि प्राकृत में। इसको जो लिखा जाता है ये गुप्तकालीन सभ्यता की है, यह गुप्तकालीन समय की है, गुप्तकालीन समय की है, गुप्तकालीन समय की है। यह आपको देखने को मिलते हैं जो आपके कालिदास हैं। यह कालिदास तब के हैं जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य रहा करते थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमाबोशी। अब और इसके अलावा इनकी एक किताब और आती है जो है मालविकाग्निमित्रम, इन्हीं की किताबें हैं सारी। अगला सवाल चौथे नंबर का। देखो, कंप्यूटर का जो दबदबा इस बार एनटीपीसी के पेपर में था, आय हाय क्या बोलूं। तो कंप्यूटर का पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मारा गया है। विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर में या वेब ब्राउजर में Alt+4 की क्या करता है? बताइए, किस बारे में चर्चा करते हैं? ये क्या कर देता है बगैर किसी परेशानी के? बताइए। क्या डेस्कटॉप प्रदर्शित करता है? चयनित फाइल या फोल्डर को हटा देता है, उसके लिए तो डिलीट का बटन यूज करेंगे। डुप्लीकेट करता है करंट टैब को, इसके लिए कंट्रोल H यूज होता है, आई गेस।
बट इसके लिए जो होता है कि अगर आप दबाते हैं एड्रेस बार पर फोकस, तो उसके लिए विंडो 11 में करना पड़ता है वेब ब्राउजर में Alt डी करते हो, फोकस करता है यह बार को। इसके लिए / यूज होता है क्रोम ब्राउजर में, / यूज होता है क्रोम ब्राउजर में। ठीक, चाहो तो आपको मैं यूज करके दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे पास विंडो 11 ही है। और अगर मैं इसमें कीबोर्ड यूज करता हूं तो ऑल्ट के साथ डी की तरफ हम जाते हैं, तो ये तो फोकस नहीं कर रहा। अरे यार भाई खराब हो गया क्या? ठीक है यहां पे आया कीबोर्ड, और कीबोर्ड के आने पर हम दबाते हैं ऑल्ट डी, एक काम नहीं कर रहा। अच्छा, वो होने की वजह से काम नहीं कर रहा, बोर्ड होने की वजह से काम नहीं कर रहा। आप अपने सिस्टम में करके देखोगे काम कर जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा एड्रेस बार के अंतर्गत फोकस करता है। और जो आपको देखने को मिलता है जो / होता है, इसके स्थान पर / भी काम कर देता है, / काम कर देता है, थोड़ा सा याद रखना। हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, 5वें नंबर का सवाल ये रहा, यूनेस्को धरोहर में रानी के वाव के बारे में चर्चा करी गई। रानी के वाव के बारे में थोड़ा सा बताएं कि रानी का वाव देखने को मिलती है, यूनेस्को की धरोहर स्थल है रानी का वाव, इसके बारे में चर्चा करनी है, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा रानी के वाव के बारे में? ये गुजरात के पाटण में स्थित एक सीढ़ीदार कुआं है, करेक्ट आंसर है। इसका निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने किया था। एग्जैक्टली क्या हुआ था, रानी उदयमती के जो पति थे भीम, उनकी हो जाती है डेथ। भीम की डेथ होने के बाद उनकी वाइफ उदयमती इसका निर्माण कराती है। ये मारू गुजर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बिल्कुल है। जो मारू गुजर शैली आपको देखने को मिलती है उसका प्राइम लेवल का एग्जांपल आपको ये देखने को मिलता है। इसमें 7 स्तरों पर 500 से अधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये 100 के नोट के पीछे देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। 100 के नोट के पीछे आपका रानी का वाव छापा है, बिल्कुल छप्पम छप्पा बिल्कुल छाप दिया है। 100 का नोट आपने देखा है तो उसके अंतर्गत इसके बारे में चर्चा भी की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यूनेस्को में कब गया, 2014 में। खोजा कब गया, 1980 में। तो 1980 में खोजा जाता है, यूनेस्को में 2014 में जाता है, यूनेस्को में जाता है 2014 में। करेक्ट स्टेटमेंट है, सारे सही है भाई साहब। ठीक है, याद रखना यह उल्टा बनाया गया है। 5 मंजिल इसके अंदर है, लिखा है कहीं पे मंजिल कितने, 5 मंजिल इसके अंदर है, 5 मंजिल इसके अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का सवाल, क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में बता दीजिए। क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में बता दो। ये तकनीक मैंने खुद ही विकसित करी है क्या? नहीं। क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए। यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो डीएनए अनुक्रम को सटीक रूप से संशोधित कर सकती है। क्रिस्पर Cas9 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डीएनए को विकसित कर सकती है। क्या कर सकती है? डीएनए को विकसित कर सकती है। बहुत बढ़िया, सा मजा आ गया। जेनिफर डुआना और इमैनुअल शॉर्ट पियर को खोज के लिए 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। बिल्कुल मिला था सर। इमैनुअल कार्पेंटायर इतना फेमस आदमी है, इसने जीन एडिटिंग कर दी थी। जैसे आप फोटो एडिटिंग कर लेते हो जेमिनी के थ्रू, ये बंदा क्या करता है, ये बंदा अच्छी अच्छी चीजों को एडिट कर दे रहा है भाई, इसका लेवल है। यह तकनीकी बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रेरित है। जैसे बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम के प्रति अपना कार्य करता है, ये उसी पर प्रेरित है, बिल्कुल उसी पर प्रेरित है। इसका उपयोग केवल पौधों में आनुवंशिक संशोधन के लिए किया जा सकता है, यह गलत है। दरअसल जो क्रिस्पर Cas9 है, यह ना केवल पौधों में बल्कि चूहों में भी यूज किया जा रहा है भाई। चूहे भी इसको यूज कर रहे हैं, चूहों के द्वारा भी इसका यूज किया जा रहा है। और यह वैसे तो फसल में सुधार के लिए लेकर आया गया था, बाद में चूहे वगैरह पे भी इसको यूज कर दिया गया। करेक्ट स्टेटमेंट होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं। चौथा स्टेटमेंट इसमें सही, यह है बात। ठीक है, ये क्रिस्पर Cas9 के बारे में बात करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। अगला सवाल समझिए, क्वांटम कंप्यूटर के संदर्भ में क्यूबिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वांटम कंप्यूटर के बारे में क्यूबिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फटाफट। n क्यूबिट 2 की पावर n आपको देखने को मिल जाएगा, n क्यूबिट 2 की पावर n आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए, बगैर परेशानी के आपको बताना है, बगैर परेशानी के आपको बताना है। टेक्स्ट चलो मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं बता पाओगे। टफ क्वेश्चंस में से एक है, ये भी कंप्यूटर का ठोकम ठाक सवाल यहाँ पे डाला गया है। हम चर्चा करते हैं क्या होता है। यह केवल 0 और 1 की स्थिति में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली 0 और 1 की स्थिति में केवल बाइनरी रह सकते हैं। वो बाइनरी होते हैं जो 0 और 1 की स्थिति में आपको देखने को मिलते हैं। यह सुपरपोजिशन के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों स्थिति में रह सकते हैं। क्या यह सत्य है? जी हाँ, यह सत्य है। इसके अंदर सुपरपोजिशन देखने को मिलती है।
और क्वांटम होने की वजह से एक ही पोजीशन में 0 और 1 दोनों है। ये सुपर पोजिशन के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों स्थितियों में रह सकते हैं। यही इसको खास बनाने वाली एक विशेष कला है जो इसको खास बनाती है। इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आईबीएम हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तीनों इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आईबीएम हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, वो तीनों इस चीज को विकसित कर रहे हैं। तीनों के द्वारा ही क्यूबिट के ऊपर काम चल रहा है, क्यूबिट के ऊपर काम चल रहा है। भारत का क्वांटम मिशन कब शुरू हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। भारत का क्वांटम मिशन कब शुरू होता है? भारत का क्वांटम मिशन 2023 में। भारत का क्वांटम मिशन कब शुरू हुआ? भारत का क्वांटम मिशन शुरू होता है 2023 के अंदर। भारत का क्वांटम मिशन शुरू होता है 2023 के अंतर्गत। इसके बारे में पूरी चीजें आप याद रख लेंगे, पूरी चीजें इसके बारे में आप याद रख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ो, अगला सवाल। चलो, ये सवाल नंबर कौन सा है भाई? ये कौन से नंबर का था? अरे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें नंबर का सवाल है, बताओ। 8वें नंबर का सवाल है, बताइए। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जो लोग फंस गए हैं, आपातकाल के दौरान जो लोग ऐसे थे जो फंसे हैं, आपातकाल के दौरान जेल गए हैं लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा करी है? ये आसान सवाल हो गया, ठीक है। एक बच्चा है, सर क्यूबिट्स को परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में यूज किया जाता है। हाँ, क्यूबिट का यूज किया जाने वाला है आपके वेपन्स के अंतर्गत। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा। सर आपने बोला था कि शॉर्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एनटीपीसी के लिए, फ्रेशर है उनके लिए। चेक कर लेना, आपका रामबाण नाम से पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। हम चर्चा करते हैं, देन बताते हैं। इसके बारे में बताओ। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखें, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं, दिस इज ओडिशा। ओडिशा के अंतर्गत किया गया था। ओडिशा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, उसी के द्वारा यह किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लेना। ओडिशा में आपको ये देखने को मिलता है, रिसेंटली किया गया है। और ये कौन सी आपातकाल की बात कर रही है सर? 1975 का जो आपातकाल है, जो 25 जून से शुरू हुआ था। 25 जून से लेके 21 मार्च 1977 तक आपका चला था। करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिलता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है 9वें नंबर का। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्राम फाइल्स एंड सेटिंग्स इन विंडो 7? विंडो 7 में अगर आप जाना चाहते हो प्रोग्राम्स पे, फाइल्स पर या सेटिंग्स पर विंडो 7 में, तो कौन सा टैब आप यूज करोगे? विंडो 7 में अगर आपको जाना है तो कौन सा टैब आप यूज करोगे? ठीक है, फटाफट। विंडो 7 के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आजकल तो विंडो 11 वगैरह के ऊपर बहुत फोकस है, बट विंडो 7 के बारे में इस तरीके की चीजें आती हैं, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट क्या होता है कि विंडो 7 में अगर आपको जाना है तो आप टास्क बार में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे। नोटिफिकेशन एरिया में केवल नोटिफिकेशन की चर्चा होती है और विंडो 10 वगैरह में आता है। विंडो 10 के बाद ही इसके आना शुरू हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं, इसके लिए आपको जाना, आप जाइए स्टार्ट बटन पे। बच्चे, ये वाला जो स्टार्ट बटन होता है, ये वाला जो स्टार्ट बटन होता है, इस वाले स्टार्ट बटन पे जाइए। यहाँ से सेटिंग वगैरह में आप जा सकते हो। तो करेक्ट आंसर है सर, स्टार्ट बटन पे जाना पड़ता है, तब ये चीजें हो पाती है, राइट। स्टार्ट बटन से ये चीजें हो पाएंगी। ओके, 10वें नंबर का सवाल ये रहा। बताओ, when renaming a file folder in MS Window, what happen if a user change the file extension from txt to doc? किसी फाइल का एक्सटेंशन txt से चेंज करके doc कर दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या होगा, फटाफट बताओ। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। किसी फाइल का एक्सटेंशन txt से डॉक किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। आप आइए हमारे सिस्टम में आओ, और मैं अपने सिस्टम में तुम्हें फाइल एक्सप्लोरर में लेके जाता हूं। चलिए, मैं लेके जाता हूं आपको फाइल एक्सप्लोरर में। अरे भाई शांत हो जा। ये हम आए अपने फाइल एक्सप्लोरर में, हम आ चुके हैं डाउनलोड्स में, जहां पे हमारे मॉक्स वगैरह पड़े रहते हैं। इसके अंतर्गत हम एक पीडीएफ को लेते हैं, इस पीडीएफ का प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और इसके हम एक्सटेंशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसका एक्सटेंशन है पीडीएफ, तो हम इसके एक्सटेंशन को चेंज करने की कोशिश चेंज करते हैं। ओके, और इसके बाद डालते हैं डॉट टीएक्सटी डालने की हमने कोशिश की। यहां पे हमने ओके करा, ये तो हो ही गया। अरे बाप रे, रीनेम की कोशिश करते हैं। अरे भाई हो जा, क्या झंड करा रहे हैं।
इसको करते डॉट PPTX। भाई हमारे में तो हो जा रहा है ठीक है मुझे लग रहा है सिस्टम ही कुछ अलग है, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ एक वार्निंग डिस्प्ले होती है कंफर्म करने के लिए कि आप एक्सटेंशन चेंज करने जा रहे हैं, एक वार्निंग डिस्प्ले होती है। हमारे सिस्टम में कोई वार्निंग नहीं आती क्योंकि हम किसी को कोई वार्निंग नहीं देते, सीधा ठोकम ठाकी चल रही है भाई साहब, कोई वार्निंग नहीं है। यहाँ एक वार्निंग दी जाती है, क्या दी जाती है, एक वार्निंग दी जाती है कि आप एक्सटेंशन चेंज करने जा रहे हो। जैसे वार्निंग मिलती है उसके तुरंत बाद इसको कर दिया जाता है, ये लेवल इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सटेंशन चेंज करने की डिमांड होती है, राइट। कोई वार्निंग नहीं दे रहा हमारा सिस्टम। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल बताइए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के बारे में कौन सा कथन सही है। गगनयान के बारे में बताओ कौन सा कथन आपको सही देखने को मिलता है, ठीक है, बताओ फटाफट बताओ, ठीक है। आपका सिस्टम आपके, अरे मेरा सिस्टम है भाई, ये सिस्टम सिस्टम बैठाने के लिए ही है, ये समझ लीजिए। इसकी हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, पूछा जा रहा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो इसमें केवल 2 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, अच्छा। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ये स्टेटमेंट तो भाई साहब ये सही है ना, याद रख। लेकिन 400 किलोमीटर की कक्षा में ना नहीं सर, यह मिशन PSLV पूछा कौन सा सही है। PSLV, दिस मिशन विल यूज PSLV, PSLV का यूज तो नहीं करेगा जहां तक मुझे याद है। PSLV का यूज तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, नहीं ये नहीं, क्योंकि LV-M3 का यूज होगा, LV-M3 का यूज होगा। लोग भेजे जाएंगे 4। यह मिशन पहले ही सफलतापूर्वक बिल्कुल नहीं हुआ, हाँ पहला ही स्टेटमेंट सही है, मैंने कहा ना पहला ही स्टेटमेंट सही है, पहला ही सही है, ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। बाकी अगर मैं बात बताऊं, इसमें 4 लोग भेजे जाएंगे और ये LV-M3 से लॉन्च किया जाएगा, और ये मिशन पहले नहीं पूरा हुआ है, इसको 2026 के दिसंबर में या 27 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है वो आगे बढ़ती बढ़ती जा रही है, यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो पहले क्या होगा, पहले व्योम मित्र अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, पहले एक रोबोट होगा व्योम मित्र, वो जाएगा अंतरिक्ष में। पहले व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, पहले व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेंगे, व्योम मित्र अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष जाएगा, पहले व्योम मित्र क्या जाएगा, अंतरिक्ष जाएगा। उसके बाद बाकी सब अंतरिक्ष पहुंचेंगे, पहले व्योम मित्र को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देंगे, ठीक बात। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सर इसके बारे में सही कथन की चर्चा कर लीजिए। USA, UK, फ्रांस, जो आपको देखने को मिलता है USA है, UK है, फ्रांस है, रूस है और चीन है, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है, इनको क्या, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। इसी बारे में हम बात करते हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा। USA, UK, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो प्राप्त है, ये तो सही हो गया। एक भी स्थायी सदस्य को वीटो किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, ये भी सही है। वीटो का उपयोग प्रतिक्रियात्मक मामलों में किया जाता है, कैन बी यूज्ड इन प्रोसीजरल मैटर्स आल्सो। महासचिव के चुनाव में भी वीटो लागू होता है, जो महासचिव का चुनाव होता है क्या उसके अंतर्गत भी आपको वीटो लागू होता देखने को मिलेगा, क्या वीटो लागू होता देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत भी। सर इस मामले में वीटो यूज नहीं किया जाएगा, वो किसी भी नए कानून को लेकर वीटो पारित किया जाता है तब इसका यूज किया जाता है, इस बारे में आपको याद रखना होगा। ये 12वें नंबर का सवाल है। आगे बात करते हैं 13th नंबर के सवाल को, 13th नंबर के सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। बताइए 13वें नंबर का सवाल की चर्चा करते हैं। पेरिस के बारे में आपसे पूछा गया, 13वें नंबर का सवाल की हम चर्चा कर लेते हैं, फटाफट बताओ। 13वें नंबर के सवाल की चर्चा करते हैं, क्या रहा उसका, एक बार कंफर्मेशन ले लो, ठीक है, रिसीव है ना, ओके। चलो चर्चा करते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। बात को समझिए कि पेरिस जल समझौता जो आपको देखने को मिलता है, क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, इसमें उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना था, अधिकतम 1.5 डिग्री नीचे रखना था। स्टेटमेंट सही है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात कही है। अमेरिका ने 2020 में समझौते से बाहर निकलने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करी है। विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त प्रदान करना अनिवार्य है। जो विकसित देश हैं वो इसमें, जो विकासशील कंट्रीज हैं उनको वह मतलब अपनी तरफ से चीजें प्रदान करेंगे, यह स्टेटमेंट भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलते हैं। इस सदन को पारित होने के लिए 9 मेंबर्स की जरूरत होती है, वो 9 मेंबर्स मिले
तब इसमें चीजें आगे बढ़ी, राइट। आगे हम बात करते हैं 14वें नंबर का सवाल। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में विचार करना है। ब्लॉकचेन तकनीक सही है, गलत है, कैसी है? ब्लॉकचेन तकनीक की हम चर्चा कर लेते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत यूज होती है, ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट। जय महेशमती भाई। ठीक है सर, ग्रुप डी के आंसर की आ रही है, आंसर की आती है सबसे पहले सॉल्व करा देंगे। आंसर की आन दो एक बार, तुरंत तबड़ तबड़ सॉल्व करा देंगे उसको। बात करते हैं क्या क्या है। एक विकेंद्रीकरण वितरण खाता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर तकनीक है। डिस्ट्रीब्यूटर लेजर तकनीक क्या मतलब क्या होता है? किसने किसको बेची है, जो बेचता है केवल उसी को इसके बारे में पता होता है, जिसके द्वारा ये बेची जाती है केवल पता उसी को होता है और किसी को पता नहीं होता। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। पहला स्टेटमेंट। प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक या क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। ईच ब्लॉक कंटेन्स क्रिप्टोग्राफिक हैश। जी हाँ, हर एक ग्राफ के अंदर क्रिप्टोग्राफिक हैश आपको देखने को मिल जाता है। हर एक के अंदर आपको क्रिप्टोग्राफिक हैश आपको देखने को मिल जाता है। एक बार डेटा दर्ज होने पर इसे बदला नहीं जा सकता, इम्यूटेबल आपको देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका उपयोग केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है, ये गलत है। ब्लॉकचेन का यूजेज आज की डेट में सिक्योर नेटवर्किंग के लिए भी किया जा रहा है। ब्लॉकचेन का यूजेज आज की डेट में सिक्योर नेटवर्किंग के लिए भी किया जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यही है। केवल 1 2 3, ओनली 1 2 3 इसमें सही देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट है? पहला, दूसरा और तीसरा, यही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत सही है। मैंने बताया कि ये केवल क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन यूज नहीं होता, ब्लॉकचेन का जो यूजेज है वो आजकल साइबर सिक्योरिटी में भी हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 15वें नंबर का सवाल है, ये रहा। 5G तकनीक की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? 5G तकनीक जो आपको देखने को मिल रही है, 5G टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिल रही है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो अब बताइए, 5G टेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। चलो, 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी यह 4G की जो तुलना में 10 से 100% फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल है, इससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें 1 मिली सेकेंड में कम की अत्यंतिक कम विलंबन है, लेटेंसी है। इसके अंदर 1 मिली सेकेंड से भी कम की लेटेंसी है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हाँ सर, इतनी लेटेंसी तो है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 10,000 उपकरणों का कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें केवल 10,000 डिवाइस पर किलोमीटर स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। 10,000 तो हमारे गांव गांव में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और क्योंकि इसमें इस तरीके के कोई लिमिट नहीं रखी गई। ठीक है, चलिए। 1 मिलियन उपकरण हो सकते हैं इसमें, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो सकते हैं। ठीक है, चलो 10 लाख हो सकते हैं, मुझे याद है 10 लाख हो सकते हैं, 10,000 नहीं, 10 लाख हो सकते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख की है। यह मिलीमीटर वेब स्पेक्ट्रम का यूज करता है, ये सही है। मिलीमीटर वेब स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है 5G टेक्नोलॉजी में, ये स्टेटमेंट सही है, परफेक्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 16वें नंबर का सवाल। बताइए, डीआरडीओ ने ठंडी क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई है। डीआरडीओ 1958 में स्टैब्लिश होता है, 15 अगस्त को। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसका नाम है हिमकवच। इसका नाम रखा गया है हिमकवच, इसका नाम रखा गया है 1958। समीर वी कामत इसके हेड है। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं 17वें नंबर का सवाल है। सीवी रमन जी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सीवी रमन जी नाम तो सुना ही होगा, सीवी रमन साहब को कौन नहीं जानता। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको बिल्कुल मिला था। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको 1930 में ही मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इसी की वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ये भी सही है। वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, ये भी सही है। सीवी रमन जी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को साथ साथ ही मिला है, तो पहले साइंटिस्ट तो यही हुए। क्या रे, उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईसी बेंगलुरु की स्थापना की है। जी नहीं सर, ये जमशेद जी रतन जी टाटा ने की है। जमशेद टाटा ने की, ना कि इन्होंने। तो इसकी स्थापना किसने की है? जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की है। तो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओनली 1 2 3 आपको देखने को मिलेगा, ओनली 1 2 3 देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, डट के भाई थम। 18वें नंबर का सवाल ये हो रहा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
बताइए 18वें नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, पर पट्टाभी सीतारमैया को बाहर का रास्ता दिखाया। 43 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 43 में सिंगापुर के अंदर रिश्ता महंग करा था। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज नाम दिया था, करेक्ट। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नहीं सर 1939 में करी थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पर होती है सर? उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है, यूपी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। करेक्ट आंसर वुड बी डी। करेक्ट आंसर वुड बी डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात है, याद रखोगे कि नहीं? ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 19वें नंबर का सवाल है, भारत के राष्ट्र प्रतीकों के संदर्भ में इनको सुमिलित करना है। राष्ट्र प्रतीकों के संदर्भ में सुमिलित करिए। राष्ट्र पशु कौन है सर? जो राष्ट्रीय पशु है हमारा पैथेरा टाइग्रेस है, रॉयल टाइगर बंगाल है। राष्ट्रीय पक्षी पावोक्रिस्टिस है। फूल है न्यूम्बस न्यूसीफेरा। और ट्री है आपका फाइकस बेगालेसिस, बरगद। 1 2 3 4 ये वाला स्टेटमेंट सही है। बस मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा कि भाई क्लास के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, बस ये बताओ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों को मजा आ रहा है? रूह कांप रही है तुम्हारी? नहीं कांप रही? कैसा लेवल है? देखो इसी प्रकार के लेवल की जरूरत है। अगर तुम अभी भी महालल्लू सवालों के चक्रों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो तो फिर तुम बहुत बड़े धाग हो। फिर धाग समझ लो, तुम बहुत बड़े धाग हो। धाग, क्योंकि मैं गधा नहीं बोल सकता, तो धाग क्या होता है? गधे का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया जी। ओके, इसमें से अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप मान लेना आपका सिलेक्शन पक्का है। इजी है सर, ऐसा एक बच्चे का कहना है। बेटा रुक जा, अब तू देख बेटा, अब तू देख, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है अब मुझे बताओ जरा इसके बारे में। 20वें नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रीड ओनली मेमोरी? और रोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। देखो रोम की हम बात करते हैं, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा टेम्परेली। रीड ओनली मेमोरी, अच्छा। इट प्रोसेस द लॉजिक ऑपरेशन। स्टोर डाटा कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। इट स्टोर द बूटिंग इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। क्या बूट रखा जाता है? बूट रखा जाता है रैम में। जो बूट रखा जाता है, बूट रखा जाता है रैम के अंदर। बूट कहां रखा जाता है? रैम के अंदर। तो भैया ये इसमें नहीं रखा जाता, बूट रखा जाता है रैम में। स्टेटमेंट पूछा था, ये सही है। तो अच्छा अच्छा सही पूछा है, सही बात है। रोम ही तो है। रीड ओनली मेमोरी, ये आपका बूट का ही तो रखा जाता है इसमें, करेक्ट तो है? पिटोगे एकदम। रोम के लिए यही सही है। इट इज टू डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड, ये आपका लिखा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी रैम में रखा जाता है। तार्किक संचालन होता है, ये भी रैम में रखा जाता है। जो टेम्परेली स्टोर करते, रोम जो होता है तो परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है ना भाई जी। डी होगा आंसर, मान जाओ, डी होगा इसमें आंसर। आगे हम बात करते हैं 21वें नंबर का सवाल, ये रहा। बताइए जरा, जनवरी 2025 में आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 22वें नंबर का सवाल। बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के देशों को सम्मिलित कीजिए। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पहले का पहला, दूसरे का पहला, पहले का दूसरे का तीसरा, पहले का पहला दूसरे का तीसरा। ठीक है, यही मैच हो गया, यही मैच हो गया भाई। मैकमोहन लाइन जो है ये दूसरा होना चाहिए, और मैगिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट देखने को मिलती है। कौन सी? मैगिनॉट देखने को मिलती है। ये आपका 22वां था। अच्छा ये भी याद रखना कि कल आपकी जो एक आपकी क्लास भी आने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी टॉप 300 सवाल कंप्लीट जीके जीएस के 25 के सभी सवालों का निचोड़ भी आने वाला है। इसके लिए भी याद रखना भाई। सुबह फेंक के मारी जाएगी क्लास। सुबह आपकी क्लास आएगी भाई, 10 बजे क्लास आ जाएगी आपकी। कितने बजे सर? 10 बजे क्लास आएगी, 10 बजे। 23वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, ये बताओ भारत में सर्वोच्च शौर्य पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा सही है? जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत के अंतर्गत, उसमें सही कौन सा, गलत कौन सा है, आप बताइए फटाफट से। ठीक है, चलो तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। अच्छा ये ऑर्डर मुझे थोड़ा सही सही सा लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। अगर हम बात करते हैं, सबसे है परमवीर चक्र। युद्ध चल रहा था उसमें वीरता दिखाई, परमवीर चक्र। उसके बाद महावीर, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र आपको देखने को मिलता है। अशोक चक्र छोटा होता है, पहली बात तो ये। तो यहां आपको देखने को मिलता है सर्वोच्च होता है, युद्ध में सर्वोच्च होता है।
महावीर युद्ध में कोई विशिष्ट काम कर दिया तो महावीर चक्र मिलता है, और इसके बाद आपको जो वीर चक्र मिलता है वो युद्ध में कोई वीरता करी है तो वीर चक्र मिलेगा। आगे हम बात करते हैं 24वें नंबर का सवाल। 24वें नंबर का सवाल ये रहा, भारत के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। नाथुला सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल में है, बनिहाल जो बनिहाल है जम्मू कश्मीर में, जोजिला आपका लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। तो नाथुला ए का 3 हम देख लेते हैं, ए का 3 नाथुला आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, ए का 3, डी का 4, ये परफेक्ट है। जी हाँ, दर्रों की अलग से भी क्लास डाल दूंगा, ठीक है सर, लेवल को लेवल दिखाने के लिए लाइव आ गए हैं, जीत राणा सर, वाह जी वाह। 24 के बाद 25वें नंबर का सवाल बताएं। 25वें नंबर का सवाल आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया डीजी किसे अपॉइंट किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ एनसीसी? एनसीसी के नए डीजी कौन है? वीरेंद्र वत्स हैं। और एनसीसी की स्थापना कब होती है सर? ये होती है 1948 में स्थापना होती है, जुलाई में 17 तारीख को होती है, जुलाई में स्थापना होती है 17 तारीख को 1948। वीरेंद्र वत्स इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 26वें नंबर का सवाल। 26 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? WHO 1948 में स्थापना होती है, 1948 में स्थापना होती है, 7 अप्रैल को स्थापना होती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग नेदरलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 45, करेक्ट है। ILO न्यूयॉर्क में नहीं है, ILO की स्थापना होती है 1919 में, और इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में, इसके हेडक्वार्टर हैं, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। IMF वॉशिंगटन 1944 में जुलाई के महीने में स्थापित होता है, 46 के से वर्किंग शुरू हुई है। करेक्ट आंसर है आपका जो अनमैच है, ILO है, 1919, जेनेवा हेडक्वार्टर है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, तो मजा आ गया जिसे कहते हैं अलग लेवल का मजा आया सर। अब हम आर्टिकल्स की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मतलब राणा साहब पढ़ाने आए, आर्टिकल्स ना आए, असंभव। आर्टिकल से मुझे एक अद्वितीय लेवल का जो है लगाव है। आर्टिकल 14 जो देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, 6 स्वतंत्रता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार हमें देखने को मिलता है। समानता के अधिकार की हम चर्चा करें, वो 14 में है। तो ए का होगा 2, ए का होगा 2, बी का होगा 3, बी का होगा 3, सी का होगा 4, और डी का होगा पहला। बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। कौन स्किप करने की कोशिश कर रहा है? बहुत पिटोगे बेटा, पॉलिटी का सवालों को स्किप नहीं करोगे आप, आगे बढ़िए। ये जो है सवाल आपने कर लिया 27वें नंबर का। 28वें नंबर के सवाल की चर्चा करते हैं। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों को ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि ज्योग्राफी में बच्चों को इतने इश्यूज आ रहे हैं कि कुछ बच्चों ने तो अपने जो है होने वाले उनका नाम ज्योग्राफी रख लिया है। ऐसा है क्या? अगर इतनी इश्यूज आ रहे हैं, आप हमें बताइए, पूरी दुनिया के 20% परिवहन का मार्ग हॉर्मोज वाटर स्ट्रेट देखने को मिलता है। हॉर्मोज जो वाटर स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाता है, ये पूरे विश्व का 20% परिवहन जो होता है वो यहीं से होता है, और ये फारस की खाड़ी में देखने को मिलता है, क्योंकि ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ए का 2 होना चाहिए 2 ऑप्शंस में, बाकी के 2 कट जाएंगे। मलक्का वाटर स्टेट इंडोनेशिया में देखने को मिलता है हमारे साथ, मलक्का इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, और मलेशिया और इंडोनेशिया को जो जोड़ता है वो मलक्का जोड़ता है, ठीक है, मलक्का को जोड़ता है, ठीक है, चलो याद रखेंगे, बढ़िया। जिब्राल्टर जो वाटर स्टेट आपको देखने को मिलता है, ये मेडिटेरियन और अटलांटिक को जोड़ता है, और बेरिंग जो होता है रशिया और अमेरिका को जोड़ता है। सर आपने भी देखा होगा कि अगर पूरी दुनिया में किसी की बेरिंग खोल सकता है, अगर पूरी दुनिया में कोई किसी के बेरिंग खोल सकता है तो वो पुतिन है, और पुतिन के बाद ट्रंप है। ये 2 आदमी दुनिया के बेरिंग खोल सकते हैं, ठीक है, जी हाँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम लाइव कर रहे हैं और आपको फ्री में ज्योग्राफी प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, पर ज्योग्राफी वीडीओ यहाँ पे वीओडी होता है, वो वीडियो नहीं होता, वो लाइव आने वाली, वीओडी आने वाली है उसकी। 29वां सवाल ये रहा, बताओ विच कन्नड़ा राइटर वॉन द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार? बानू मुश्ताक ने जीता है भाई साहब बुकर पुरस्कार 25, हर्ट लैम्प किताब के लिए जीता है, हर्ट लैम्प के लिए जीता है। और जो पैन प्रिट्जर अवार्ड है वो गीतांजलि श्री ने जीता है, पैन प्रिंटर अवार्ड जो है वो गीतांजलि श्री ने जीता है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं, ये लीजिए 30वें नंबर का सवाल ये रहा, G20 शिखर सम्मेलन 23 के संदर्भ में बात करिए। G20 शिखर सम्मेलन क्योंकि इंडिया में हुआ था इसलिए थोड़ा जरूरी है, G20 शिखर सम्मेलन क्योंकि इंडिया में हुआ था इसलिए थोड़ा सा जरूरी है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छे आदमी है, वो दिक्कत नहीं है।
तो 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम थीम थी। शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया। भारत के बाद ब्राजील ने इसको संभाला था। हटो बचो सारे सही हैं, सारे स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलता है। इस बार साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, करेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे के सारे सही है भाई साहब। हटो बचो, स्टेटमेंट सारे ही सही। 31वें सवाल की तरफ चर्चा करते हैं। 31वां सवाल, चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। वाह जी वाह, ये तो सर मजा आ गया। बिल्कुल हुआ था। ठीक है, बिल्कुल हुआ था, मजा आ जाता है। बिल्कुल हुआ था, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, चलो, यह भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। हाँ, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। उस लेवल पे जाके, मैक्सिमम लेवल पे जाके बिल्कुल बना है। नोट 10 सितंबर 2023 में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। विक्रम लैंडर शामिल था और प्रज्ञान ये आपका रोवर शामिल था। ठीक है, इसको पीएसएलवी से नहीं यूज किया गया। LVM-3 का यूज इसमें किया गया था। LVM-3 का यूज इसके अंतर्गत किया गया था। स्टेटमेंट डी गलत है, इसमें पीएसएलवी यूज नहीं हुआ, LVM-3 यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर होगा डी। आपका स्टेटमेंट पूछा था कौन सा सत्य नहीं। 32वें नंबर का सवाल बताइए। मिशन लाइफ के बारे में पूछा गया है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है। लाइफ के बारे में बता दीजिए। एक मिशन है जिसको बोला जाता है मिशन लाइफ, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने COP 26 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित किया था। या पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ाना है। इसमें व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया गया है। जी हाँ, लाइफ इनिशिएटिव आपका 2021 का ही है और ये COP 26 में मोदी जी के द्वारा बोला गया था। उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत सही है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, ऑल आर द करेक्ट। 32 के बाद हम बात करते हैं। 33 बताइए। डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको सत्य देखने को नहीं मिलता? कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। सर, आयुष्मान भारत मिशन स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना। चलिए, प्रत्येक नागरिक के लिए एक अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान हेल्थ आईडी बन रही है। आपने देखा होगा, आप सभी के लिए कार्ड बन रहे हैं, हेल्थ कार्ड, तो उसमें आपकी आयुष्मान आईडी बन रही है, उसी को हेल्थ आईडी नाम दिया जाता है। इसमें डिजी कॉक्टर और ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं शामिल हैं। इसमें डिजी डॉक्टर और ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है। फोन पे भी आप मेडिसिन मांग सकते हैं। दिल्ली के अंदर बड़ा फेमस है ये। करेक्ट स्टेटमेंट है। यह केवल निजी अस्पतालों के लिए है। करेक्ट, गलत है सर, यह सबके लिए, सरकारी हो निजी हो या सबके लिए है। सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, यह स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करने में सुविधा देता है। बिल्कुल, कि किसने कितना इलाज कराया उसके लिए यह आपको बताता है। ठीक है, पहन के टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। वाह जी वाह, अद्भुत। अब लाइक करते चलना। वैसे अगला स्टेटमेंट आप बताइए। यह भी आपको बढ़िया सवाल देखने को मिल रहा है। 34वें नंबर का सवाल है। 34th नंबर का सवाल है, बताओ। वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसकी सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च समिति ने करी थी। बिल्कुल करी थी, बिल्कुल करी थी। यह लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल होगी। उपरोक्त सारे ही स्टेटमेंट सही है। क्या ये लागू हो पाया? नहीं, इट फ्लॉप। ये फ्लॉप हो गया, प्लान ही फ्लॉप हो गया। 35वां सवाल, हिस्ट्री के सवाल नहीं आए थे ना, ये लो। 130th बिल था। हाँ, ट्रम्प भाई, ट्रम्प तुम यहां आए हो, फिर उधर फिर वो नोबेल कौन मांग रहा है शांति का? करेक्ट बात की बात करते हैं। बहादुर शाह जफर दिल्ली हो जाएंगे, पहले का दूसरा होना चाहिए 51। बेगम हजरत महल आपको लखनऊ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, A2 B1, बात खत्म। जो आपके कुंवर सिंह है वो जगदीशपुर के हैं, तात्या टोपे ग्वालियर और कानपुर के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सही है। अरे 30 ही था भाई। आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 35 के बाद 36वें नंबर का सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करें। राखीगढ़ी हरियाणा में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। बिल्कुल ही, अमरेंद्र नाथ ने इसको खोजा था। लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड की खोज हुई है। बिल्कुल हुई है लोथल में, रंगनाथ मिश्रा के द्वारा खोजा गया है। पशुपति महादेव की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। ये स्टेटमेंट
हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। एक स्टेटमेंट गलत हो गया सर। एग्जैक्टली क्या है, इसकी जो लिपि है वो ब्रास्टोफेडम है। इसकी लिपि ब्रास्टोफेडम में उल्टी लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, और फिर ऐसे। इसको बोलते हैं ब्रास्टोफेडम लिपि। ये ऐसे शुरू होती है, इसको बोलते हैं ब्रास्टोफेडम लिपि। यहां लिखी जाती है ब्रास्टोफेडम लिपि, इसको बोलते हैं। इसको ब्रास्टोफेडम के अलावा गौमूत्री लिपि भी बोल सकते हैं। गौमूत्री लिपि भी बोला जा सकता है, इसको गौमूत्री लिपि भी बोला जा सकता है। करेक्ट आंसर है 1 2 3। ठीक है, चलिए, करेक्ट है, याद रखेंगे इसको भी, परफेक्ट है। 36वें नंबर का सवाल है, ये 37वें नंबर का सवाल हुआ। बताइए, कांग्रेस का स्प्लिट 1907, पहले का दूसरा होना चाहिए। पूर्व स्वराज लाहौर, यह आपका दूसरे का पहला होना चाहिए। कुट इंडिया 1942, असहयोग आंदोलन 1920। तो आपका फिर से A2 B1 C3 D4, करेक्ट आंसर यही होगा। ये पूछा जा सकता है इसमें पंडित जी कि जैसे कांग्रेस का सूरत विभाजन जब हुआ तो इसके अंदर लीडर कौन है, रास बिहारी घोष को चुना गया था, इस वजह से विभाजन हुआ। जो पूर्ण स्वराज है इसके अंदर हेड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उप हेड कौन है, सुभाष चंद्र बोस। क्विट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे सेशन से शुरू होता है, बिल्कुल होता है। इस समय हेड कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नागपुर अधिवेशन जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करता है तो इसके हेड कौन है, वीर राघवाचारी। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। 37 का 38वें नंबर का सवाल ये रहा। मुगल साम्राज्य के बारे में आपको गलत कथन बताना है। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम को हराया। अकबर ने 1575 में, ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। ये भी सही है, बाद में हालांकि ये फेल हो गया है, ठीक है। और शाहजहां ने 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था, ये भी स्टेटमेंट से। औरंगजेब ने जजिया कर को समाप्त नहीं करा था, एग्जैक्टली अकबर ने 1563 में इसने जजिया खत्म किया था, इसने जजिया खत्म किया था। लेकिन इसने क्या किया था, 1579 में जजिया को दोबारा से स्टार्ट किया था, जजिया को रीस्टार्ट इसने कर दिया था। तो डी स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। 39वां सवाल है, भगत सिंह जी के बारे में बताइए। भगत सिंह जी कहां से रिलेट करेंगे, भगत सिंह जी कहां से रिलेट करेंगे सर। भगत सिंह जी की अगर हम बात करते हैं, खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर बम कांड, नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी ट्रेन लूट। सी का 3 होना चाहिए, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अलीपुर बॉम्ब कांड में है इनका नाम। भगत सिंह का जो नाम आपको देखने को मिलता है, भगत सिंह का जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ओके, मदनलाल ढींगरा। करेक्ट स्टेटमेंट ये हुआ। इसके अंदर एक स्टेटमेंट में दिक्कत है भाई, ये ठीक है, करजन वाली की हत्या ढींगड़ा साहब ने करी थी, करजन वाली इसने मारा है। रामप्रसाद बिस्मिल, सी का 3 होना चाहिए, डी का 4। तो कॉम्बिनेशन एक ही मैच कर रहा है। खुदीराम बोस जो रिलेट करते हैं वो मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेट करते हैं, करेक्ट है। लेकिन अलीपुर बॉम्ब केस से भगत सिंह रिलेट नहीं करते, सवाल में गलती। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपको गलत हो जाएगा, यहां से रिलेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन रॉन्ग है। अलीपुर बॉम्ब केस में रिलेटेड ही नहीं, अनुशीलन समिति का काम था, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहां आप लिख सकते हैं आपका जो है दिल्ली कंस्पिरेसी, दिल्ली पार्लियामेंट कंस्पिरेसी, पार्लियामेंट कंस्पिरेसी, दिल्ली पार्लियामेंट कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली पार्लियामेंट कंस्पिरेसी देखने को मिलेगी, राइट। तो पहला ऑप्शन ऐसे आप देख सकते हैं, तब तो थोड़ा ठीक है। खुदीराम बोस वो थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई, इनको सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई, करेक्ट बात थोड़ी सी ये देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की हम बात करते हैं। ये रहा 40वां, दक्षिण भारत के साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने करी थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तलिकोटा 1565 में विजयनगर के दक्कन सुल्तानों से हार गई। चोल वंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपने नौसैनिक साम्राज्य का विस्तार किया था। सारे के सारे स्टेटमेंट्स सब सही, ठीक। तो यहाँ 40 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे, यहाँ 40 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। इसके बाद तगड़े लेवल पे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो स्कोर बता दीजिए जरा। 5 क्वेश्चन में अलग से एडिशनल करा रहा हूं, 5 क्वेश्चन में अलग से एडिशनल करा रहा हूं, 5 क्वेश्चन में एडिशनल करा रहा हूं। बताइए, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा आपका क्या होता है, 41वें नंबर का सवाल है।
41वां राजकोषीय घाटा क्या होता है सर? एग्जैक्टली राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण प्राप्तियां। अगर हम इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि सर टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल को हटा ले, राजकोषीय घाटा होगा। राजस्व घाटा क्या होगा? बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा, मतलब कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति हटा दीजिए, रेवेन्यू रिसीट आ जाएगा। प्राथमिक घाटा क्या होगा सर? राजकोषीय घाटा में से ब्याज का भुगतान हटा दीजिए, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। और प्रभावी राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों हेतु अनुदान को हटा दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ए। फिर से ए इज द आंसर, इसी हिसाब से मैच कर लेना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक कृषि ऋण योजना है? नहीं, या सूक्ष्म एमएसएमई के लिए आपकी शुरू हुई है, एमएसएमई के लिए शुरू हुई है। इसमें कितने होते हैं? शिशु, तरुण, किशोर और किशोर प्लस। शिशु, किशोर, तरुण, सॉरी, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, 4 कैटेगरी का लोन मिलता है। आजकल इसके अंदर जो लोन की लिमिट हो गई है वो 20 लाख इसकी लिमिट कर दी गई है। ए का 2 होना चाहिए, ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा है बी का क्या होना चाहिए हमारा? कृषि ऋण है आपका पीएम किसान। फसल बीमा योजना आपके किसानों को 6000 आपके प्रति वर्ष मिल रहे हैं। नहीं, पीएम फसल बीमा योजना ये है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ये गलती है, ये सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम है, सम्मान निधि स्कीम है। और क्योंकि ये सम्मान निधि स्कीम है इस वजह से आपको ये देखने को मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, सम्मान निधि स्कीम है आपकी, 6000 रुपए प्रति वर्ष मिल रहे हैं, सम्मान निधि स्कीम। और फसल बीमा योजना कृषि आपका जो है नहीं, सारे दोबारा करते हैं, भाषण हो गई। ये तो करेक्ट मैच हुआ है, जो मुद्रा योजना है ये सही मैच हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड जो आपको स्कीम देखने को मिल रही है यह है आपकी कृषि का ऋण, 1997 में शुरू की गई थी, केसीसी बोलते हैं इसको। किसान क्रेडिट कार्ड 1997 में स्टार्ट की गई थी। फसल बीमा योजना फसल का बीमा है। और किसान सम्मान निधि स्कीम, किसान सम्मान निधि स्कीम जो है यह आपकी 6000 रुपए महीना। करेक्ट आंसर है आपका, जी हाँ, अब सही। ये 42वां सवाल था। 43वां आप बताइए, ये फिजिक्स का सवाल है, जरा बता दीजिए। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो प्रथम नियम है, क्या हम इसको जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? नहीं। देखो, अगर मैं बात करता हूं प्रथम नियम को, हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया का बराबर एफ बराबर एम ए जो आपको देखने को मिलता है, एफ बराबर एम ए, यह आपका प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, मतलब जिस पे बल लगाया जाएगा, जब तक किसी वस्तु पे बाहरी बल ना लगाया जाए वह अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करेगी, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार आपको देखने को मिलता है एफ बराबर एम ए। द्वितीय नियम के अनुसार आपको एफ बराबर एम ए देखने को मिलता है। पहले में ये बताया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया है। बस के अंदर बैठे हो, बस चलती है, आप पीछे की तरफ हो जाते हो, क्योंकि बस के ऊपर तो बाहरी बल लगा, आपके ऊपर बाहरी बल नहीं लगा, इसलिए आप पीछे की तरफ हो गए। आप एक कपड़ा लेकर उसको झाड़ते हो तो धूल के कण निकलते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट का कार्य न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित कर, नहीं सर, ये थर्ड लॉ पर आधारित, ये थर्ड लॉ पर आधारित है। स्टेटमेंट है पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, चौथा स्टेटमेंट इसमें गलत। 44वां सवाल ये रहा, बता दीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन आपका गलत देखने को मिल रहा है? प्रकाश संश्लेषण C6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2O रिएक्शन होती है, सही है, प्रकाश संश्लेषण। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर ऊर्जा मुक्त होती है, करेक्ट है। जंग लगना Fe2O3 पैरस ऑक्साइड एक ऑक्सीकृत अभिक्रिया है, करेक्ट है। अम्ल और क्षार एक अभिक्रिया में केवल जल बनता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करोगे जरूरी थोड़ी है केवल जल बने, ठीक है। तो यह पूरा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से था। और ये बचता है आपका अंतिम सवाल, यह आपको बताना है घर से विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को सुमेलित करना है, ठीक है। विटामिन से होने वाले कमी के रोगों को आपको सुमेलित यहां पर करना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे और बताएंगे। ये सबसे आसान सवाल है आज का, हर एक के बारे में बताना, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, कल मिलते हैं। सवाल कैसे रहे वो जरूर बताना। और कल सुबह आपको 10 बजे देखने को मिलेगी अपनी तगड़ी वाली क्लास। कल सुबह 10 बजे आपको एक यहां पर देखने को मिलेगा, एक इवेंट देखने को मिलेगा सुबह 10 बजे। ये 300 क्वेश्चन का निचोड़ आपको मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।